सेठ हांडी वाला की आंख खुली तो परवीन कमरे में मौजूद नहीं थी। अलबत्ता उसके सरहाने बेड टी रखी थी जो अभी तक गर्म थी। उसने दिल ही दिल में परवीन को मोटी सी गाली देकर कहा, जाए जहन्नम में, और चाय बनाकर पीने लगा। दोनों को इस बात का इल्म ही ना हो सका कि उनकी शैतानियों का मुकम्मल रिकॉर्ड सेलुलाइट के फीते पर मुंतकिल हो चुका है। ये वडेरा सोलंकी की जाती इख्तिरा थी। वो मुस्तकबिल में पेशामदा किसी भी खतरे की मुकम्मल पेशबंदी का सामान कर चुका था। उसने अपनी फितरत के ऐन मुताबिक फिर एक तीर से 2 शिकार वाला दाव खेला था। परवीन को नीम बेहोशी की हालत में वो लोग उठा कर ले गए थे। अब वो हुक्मदाद की मिल्कियत थी और ये उसकी मर्जी पर मुनहसिर था कि उसे कब रिहा करता। बाज मामलात में वडेरा सोलंकी की तरफ से उसे फ्री हैंड मिला हुआ था, जिनमें से एक अहम मामला औरतों का था। वडेरे को उसका हिस्सा पहुंचाने के बाद वो किसी भी औरत से क्या सलूक करता है, इससे उसे कुछ लेना देना नहीं था। परवीन को होश आया तो वो किसी दूसरे कमरे में थी। सेठ एक मर्तबा फिर गायब हो चुका था। उसका अंग अंग दर्द कर रहा था। सेठ की दरिंदगी के आसार उसके जिस्म पर नुमाया थे। उस पर फिर घबराहट का दौरा पड़ गया, लेकिन किसी न किसी तरह वो हिम्मत करके उठी और बाथरूम में चली गई। हैरत अंगेज तौर पर वो जिस कमरे में गई वहां उसके लिए इस्तेमाल की करीबन हर शय मौजूद थी। यहाँ भी जनाना कपड़ों के 2-3 जोड़े रखे हुए थे, जिनमें से उसने एक उठाकर पहन लिया और दोबारा बेदम सी होकर पलंग पर लेट रही। खुदा जाने उन लोगों ने यहाँ क्या मैकेनिज्म फिट कर रखा था कि उन्हें उसके जाग जाने का इल्म भी हो गया, जिसका अंदाजा उसे थोड़ी देर के बाद उसी मुहज़्ज़ब बैरे की आमद से हुआ जिसने उन्हें कल शाम चाय और खाना सर्व किया था। उसने अनवा अक़साम के नाश्ते, चाय और कॉफी से सजी ट्रॉली उसके नजदीक खड़ी कर दी और खुद मौतबाना अंदाज में करीबन कोर्निश बजा लाते हुए वापस लौट गया। परवीन का जी चाहता था कि उससे सेठ हांडी वाला और अपनी किस्मत के फैसले से मुतल्लिक दरियाफ्त करे, लेकिन उसने इस खौफ से जबान न खोली कि मुबादा इन लोगों के प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी हो गई तो न जाने इसके साथ क्या सलूक हो। नाश्ता जहर मार करने के बाद उसने वक्त गुजारी के लिए टीवी लगा लिया और बज़ाहिर अपना जी बहलाने की कोशिश करने लगी। दोपहर तक यही सिलसिला जारी रहा। अचानक ही दरवाजा खुला और हुक्मदाद अंदर दाखिल हुआ। वो पहली मर्तबा उसके कमरे में गैर मुसल्ला आया था। दरवाजा उसके अक़ब में बंद हो गया। हुक्मदाद ने अंदर दाखिल होते ही उसके पलंग के नजदीक कुर्सी पर बैठकर बेतकल्लुफी से दरियाफ्त किया, कोई बेआरामी तो नहीं हुई? तुम्हारी खिदमत में कोई कमी तो नहीं रह गई? परवीन का दिल धक से रह गया। उसने घबराहट में कहा, नहीं नहीं। हुक्मदाद बोला, देखो मैडम, घबराने की कोई बात नहीं, हम जबान के बंदे हैं। कह दिया ना कि तुम्हारी जान छुट जाएगी, रिहा हो जाओगी तो हो जाओगी। अचानक ही परवीन सिसक पड़ी। बोली, लेकिन कब? उसके जब्त का बंधन टूट गया और उसने रोना शुरू कर दिया। हुक्मदाद ने परवीन को करीबन पुचकारते हुए कहा, अरे बाबा, ये क्या कर रही हो? इस तरह तो बात बिगड़ जाएगी। ना बाबा, ना रो, रोएं तुम्हारे दुश्मन। लेकिन परवीन की सिसकियां जारी रहीं। अचानक ही हुक्मदाद पर जैसे जुनून तारी हो गया। बोला, चुप करती है या? उसकी आवाज में कहर तड़प रहा था। परवीन सहम कर रह गई। अचानक ही उसका रोना धोना खत्म हो गया। उसने मौत के खौफ से अपनी सिसकियों पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। हुक्मदाद ने उसे गुस्ल खाने की तरफ इशारा करते हुए फाड़ खाने वाले लहजे में कहा, जाओ अपना मुंह ठीक करके आओ। याद रखना, अगर मूड बिगड़ गया तो सारी जिंदगी के लिए यहाँ से कहीं नहीं जा सकोगी। और वो किसी मैकेनिकी अमल के तहत गुस्ल खाने में जा घुसी, जहाँ उसने इंतहाई जबर से खुद को कदरे नॉर्मल किया और करीबन 3-4 मिनट के बाद बाहर आ गई। ये हुई ना बात, बाबा, हमें रोने धोने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। ये कहते हुए हुक्मदाद ने उसका बाजू पकड़ा और उसे खींच कर अपने करीब सोफे पर बिठा लिया। परवीन के लिए उसका ये सलूक इंतहाई गैर मुतवक्के था, क्योंकि अब तक इन लोगों में से किसी ने उसे छूना तो दूर, उससे बदतमीजी से बात करने की भी हिम्मत नहीं की थी। उसने घबरा कर पीछे हटना चाहा, लेकिन दूसरे ही लम्हे हुक्मदाद ने उसके मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारा कि उसे अपना सर घूमता महसूस हुआ। वो परवीन को दीवानावार गालियां बक रहा था। परवीन पर जैसे हिस्टेरिया का दौरा पड़ गया। उसने दीवानावार चिल्लाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ उसकी चीखों के साथ साथ हुक्मदाद के कहे बुलंद हो रहे थे और वो एक वहशी दरिंदा बन चुका था। सेठ हांडीवाला को रात के पिछले पहर बताया गया कि उसे रिहा किया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को मतलूबा रकम मिल गई थी। उसने एक लम्हे के लिए भी परवीन या किसी और के मुतल्लिक दरियाफ्त करने का तरद्दुद न किया और उनका शुक्रिया अदा करने लगा। वो आदमी जो खुद को हुक्मदाद कहता था, इस मर्तबा उसे नजर ही नहीं आया। उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर 2 गनबरदार उसे बाहर लाए और इस मर्तबा जिस गाड़ी में उसे बिठाया गया था, सेठ हांडीवाला को एहसास हो गया कि ये उसकी अपनी ही गाड़ी है। गाड़ी स्टार्ट हुई। अंदर खामोशी तारी थी। उसे इल्म न हो सका कि अंदर कितने लोग मौजूद हैं। सफर कब तक जारी रहा, वो लोग कहां से चले और कहां पहुंचे, सेठ हांडीवाला को मरने से पहले किसी बात का इल्म न हो सका।
उस बेचारे को तो इस बात का पता भी न लगा कि जिस शख्स को हुक्मदाद के नाम से उसके सामने लाया गया वो हुक्मदाद डाकू नहीं था। हुक्मदाद डाकू जरूर था, लेकिन वो किसी की गैरत और इज्जत नफ्स पर डाका नहीं डालता था। उसने तो खुद बंदूक उठाई थी और अपनी इज्जत और गैरत के तहफ्फुज के लिए वो तो परवीन और सेठ हांडी वाला से कई गुना ज्यादा मजलूम था। वडेरों ने उसकी बीवी, बच्ची और बहन के साथ वो कुछ किया जो उन लोगों के साथ हो रहा था। जब वो इस जुल्म की फरियाद लेकर पुलिस के पास गया तो पुलिस ने उल्टा उसको मुजरिम जानकर जेल भेज दिया। बेचारा मामूली हारी हुक्मदाद, हुसूल इंसाफ से बेउम्मीद, निजाम जबर का शिकार, सितम ज़रीफ़ी हालात का मारा हुआ हुक्मदाद। जब वो हर तरफ से मायूस हो गया और मकामी वडेरों ने उसे खुदकुशी की सरहद पर पहुंचा दिया तो उसे अक्ल आई कि वो इस निज़ाम से यूं नहीं टकरा सकता। उस जैसे बेवसीला शख्स के पास तो सरकार दरबार तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए भी वसाइल नहीं थे। फिर वो क्या करे? एड़ियां रगड़ रगड़ कर अपने सैकड़ों मजलूम हारियों की तरह गुमनामी की मौत मर जाए या फिर अपने मजलूम कबीले के लिए मिसाल बन जाए। बेवसीला, कमजोर और हालात का मारा हुआ हुक्मदाद दूसरे रास्ते पर चल निकला। वो मजलूमों की चीख बन गया, सरापा एहतजाज बन गया। जेल से कचहरी तक जाते हुए उसने अपने निगरान की बंदूक छीनी, उसकी चाबी से अपनी हथकड़ियां खोली और फरार हो गया। हाहाकार मच गई। वडेरों ने पुलिस का नाटका बंद कर दिया। एक मामूली हारी फरार हो गया। उनकी छुरी के नीचे आया हुआ शिकार बचकर निकल गया। वो तिलमिलाकर रह गए। ये पुलिस इनकी नमकखार थी, सरकार की नहीं। सरकार पुलिस को तनख्वाह जरूर देती थी, लेकिन हुक्म वो वडेरों का मानते थे। इनके मालिक और आका वडेरे थे, जिनके अहकामात की इताअत में उनसे मामूली कोताही भी नहीं होती थी। पहले पहल तो मकामी पुलिस अफसरों ने वडेरों को भी समझाने की कोशिश की कि वो मामूली हारी उनके लिए क्या खतरा पैदा कर सकता है और वो भाग कर जाएगा कहाँ, उसके पास है क्या? न कोई सियासी पुश्तपनाही, न कोई खानदानी पस मंजर, न कोई माजी की गुंडागर्दी और बदमाशियों का रिकॉर्ड। कौन उसे पनाह देगा? उसके पास तो एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। कहाँ मारा मारा फिरेगा? बिलाखिर उसको वडेरे के कदमों में ही गिरना पड़ेगा। बिलाखिर वो खुद ही पुलिस के पास आ जाएगा। लेकिन वो मकाफात अमल को भूल गए। उन्हें इस बात की समझ नहीं आई कि कभी कभी तकदीर उल्टी चाल चल जाती है। कभी कभी बज़ाहिर तमाम असबाब की मौजूदगी में भी नताइज हस्ब तवक्को बरामद नहीं होते और खिलाफ तवक्को वो कुछ हो जाता है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया गया था। और ऐसा ही हुआ। ऐन उन लम्हात में जब मकामी वडेरों के नौकरों की फौज नजदीकी गोठों में उसको खोज रहे थे, जब पुलिस ने उसके लिए हर मुमकिना मुश्तबा मकाम पर नाका लगा रखा था, जब उसकी गिरफ्तारी और फिर ऑफ द रिकॉर्ड मौत के लिए सारे इलाके में मुखबरों का जाल फैलाया जा रहा था, ऐन उन लम्हात में एक रोज रात के पहले पहर हुक्मदाद वडेरा सज्जल की हवेली में नमूदार हुआ। बिल्कुल यूं जैसे बोतल खुलने पर अचानक उसमें कई साल से कैद जिन बाहर निकल आता है। वडेरा सज्जल उसके फरार का इंतकाम उसके कबीले की एक और औरत से, जो उसकी करीबी रिश्तेदार थी, लेने की तैयारियां कर रहा था। मजलूम औरत उसके सामने उसकी ख्वाबगाह में बंधी उसके कदमों में पड़ी थी। जब कमरे की खिड़की टूटी और फरिश्ता अजल बनकर हुक्मदाद उसके सामने जाहिर हुआ। उसके हाथ में बंदूक थी, जिसकी नाली उसने वडेरा सज्जल की तरफ सीधी करते हुए कहा, मैं तुम्हें इस बंदूक की गोली से मारकर इस सरकारी बंदूक की तौहीन नहीं करूंगा। तुम ऐसी मौत मरोगे जो सदियों तक याद रखी जाएगी। इससे पहले कि शराब के नशे में धुत वडेरा सज्जल कुछ समझ पाता, उसने कमरे की दीवारों पर लटकी दर्जनों बंदूकों, तलवारों और खंजरों में से, जो वडेरा सज्जल के आबाओ अजदाद के जमाने से यहाँ सजी आ रही थी, एक कुल्हाड़ी पकड़ ली, जिसका फल मामूल से 2 गुना था और जिसके जरिए वडेरा सज्जल ने अपने हाथों 3 बेगुनाहों की गर्दनें उड़ाई थी। दूसरे ही लम्हे उसने कुल्हाड़ी के भरपूर वार से उसका बाजू काट दिया। उसके बाद तो जैसे हुक्मदाद पर दीवानगी तारी हो गई। वो वडेरा सज्जल की चीखों से बेनियाज माहिर कसाई की तरह उसके जिस्म के अंग अंग एक एक करके काटता चला गया। वडेरा सज्जल न जाने कब का मर चुका था, लेकिन हुक्मदाद की दीवानगी तब तक खत्म न हुई जब दरवाजा बाहर से जोर जोर से पीटा जाने लगा। हुक्मदाद ने कुल्हाड़ी वडेरा सज्जल की टुकड़ों में बटी लाश पर फेंकी और सहमी हुई अपने कबीले की औरत से चिल्लाकर कहा, खबरदार, अगर आज के बाद किसी ने इनकी गुलामी की, अगर जिंदा गोठ तक पहुंच जाओ तो सबको बता देना कि वडेरा सज्जल की हवेली में या जमीन पर काम करने वाले अपने कबीले के किसी आदमी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसने खौफजदा मजलूम औरत को बाजू से पकड़कर उठाया और जिस खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुआ था, उस खिड़की से उसे बाहर फेंककर उसके अकब में अपनी बंदूक समेत छलांग लगा दी। जब तक वडेरा सज्जल के कारिंदे कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, हुक्मदाद उनकी दस्तरस से निकल चुका था। सज्जल की टुकड़ों में बटी लाश उनके सामने निशाने इबरत बनी उसके खून में तैर रही थी। उनके तो होशो हवास उड़ चुके थे, सहम कर रह गए बेचारे।
उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब सज्जल के बड़े बेटे ने जोर जोर से गालियां बकते हुए उन्हें होश दिलाया तो वो बज़ाहिर तो अपने मालिक के हुक्म की इताअत में बाहर को लपके, लेकिन अंदर से वो सब बेहद खौफजदा थे। अभी उन्हें इल्म नहीं था कि कातिल कौन है, लेकिन वो ये जरूर जानते थे कि कातिल जो कोई भी हो वो है किसी शेर का बच्चा जिसने वडेरा सज्जल को मार डाला। वो उसके ताक़ुब में जरूर निकले थे, लेकिन अपनी जान की हिफाजत उन सब के लिए मुकद्दम थी। मजलूम हारी औरत दीवानावार भागती अपने झोंपड़ों तक पहुंची। उस पर दीवानगी तारी थी। हुक्मदाद के उस अमल को अपनी आंखों से देखने के बाद उस गुलामजादी के बदन में जैसे कोई देव हुलूल कर गया। वो एक एक झोंपड़े के सामने चिल्ला चिल्ला कर हुक्मदाद का हुक्म सुनाती थी। उसने सारे गांव में मनादी कर दी, मार डाला। हुक्मदाद ने वडेरा सज्जल को कुल्हाड़ी से मार डाला। गांव वालों सुन लो, हुक्मदाद का हुक्म सुन लो। कल से कोई वडेरा सज्जल की हवेली और जमीन पर काम नहीं करेगा, वरना हुक्मदाद उसे भी मार डालेगा। वो दीवाना वार चिल्लाती रही। हारियों की सारी बस्ती बेदार हो गई। उन्हें अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बेयकीनी की हालत में उसकी तरफ देख रहे थे जब अचानक उन पर कहर टूटा। वडेरा सज्जल का बेटा अपने मुसल्ला गुंडों के साथ उनकी बस्ती में यूं घुसा जैसे पागल सांड किसी फसल से पके खेत में घुस जाए। उसने एक एक हारी को बाहर निकाल कर जानवरों की तरह पीट दिया। उनकी आंखों के सामने उसने चीखती चिल्लाती उनकी औरत को गोली मारकर उसकी जबान बंद करवा दी और उन्हें धमकियां देता वापस लौट गया। उसके बाद तो जैसे किसी फिल्म के मंजर बदलते चले गए। हुक्मदाद ने वडेरा सज्जल के खानदान से गिन गिन कर बदले लिए और उन लोगों को गोट से निकल जाने पर मजबूर कर दिया। हुक्मदाद एक मामूली हारी, जुल्म का शिकार हुक्मदाद देखते ही देखते इलाके का नामवर डाकू बन गया। वडेरों ने अब उससे इंतकाम का एक अजीब तरीका निकाल लिया था। वो अपने कारिंदों से इर्द गिर्द के इलाकों में कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई करवा कर उसका इल्जाम हुक्मदाद के सर लगा देते। वडेरा सोलंकी ने भी यही किया। उसने सेठ हांडीवाला के अगवा और कत्ल का इल्जाम भी उसके सर मुंडने का मुकम्मल एहतमाम किया हुआ था। गाड़ी अब रुक गई थी। उसका इंजन बंद हो गया। किसी ने सेठ हांडीवाला को नीचे उतरने के लिए कहा। सेठ ने अंदाजे से अपना बायां पांव बाहर निकाला, जहां एक बड़े हुए हाथ ने उसका बाजू थाम कर उसे बाहर खड़ा कर दिया। उसे चंद लम्हों के लिए सिर्फ ये एहसास हुआ कि वो समंदर के किनारे किसी जगह खड़ा है, क्योंकि जहां हवाओं का शोर और मखसूस हवा चल रही थी। किसी ने अचानक ही उसकी कनपटी के नजदीक से फायर किया और सेठ हांडीवाला की खोपड़ी के परखचे उड़ गए। वो मुंह से कोई आवाज निकाले बगैर जमीन पर गिर पड़ा। अभी शायद उसके कुछ सांस बाकी थे जब दूसरा फायर भी कुछ फासले से उसकी खोपड़ी पर हुआ। उसके सर से खून फव्वारे की तरह उबलने लगा। किसी ने जमीन पर गिरे मुर्दा सेठ हांडीवाला की आंखों पर बंधी पट्टी उतार दी। कार उन्होंने वहीं छोड़ दी। वो तादाद में 3 थे, जिन्हें लेने के लिए वहां पहले से एक सरकारी गाड़ी खड़ी थी। तीनों इत्मीनान से गाड़ी तक आए और उनके बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। कनपट्टी पर दोनों फायर साइलेंसर लगे पिस्तौल से किए गए थे। अगर वो आवाज के साथ भी फायर करते तो रात के इस पहर में बिखरे हुए समंदर की पुरशोर लहरों की आवाज से शायद आवाज 2-3 गज से आगे सुनाई ही न देती। उनमें से एक ने गाड़ी में बैठने के कुछ देर के बाद अपने मोबाइल फोन से एक नंबर मिलाया और दूसरी तरफ से आवाज आने पर सिर्फ इतना कहकर फोन बंद कर दिया, काम हो गया है, हम वापसी के लिए रवाना हो रहे हैं। दूसरे ही लम्हे फोन मौसूल करने वाले ने यह पैगाम शहर में मौजूद वडेरा सोलंकी तक पहुंचा दिया। उसने लंबी करके अपने सेक्रेटरी की तरफ देखा। उसका सेक्रेटरी वडेरा सोलंकी का राजदार और जराइम में बराबर का साथी था। उसने कहा, ठीक है मुंशी, अब तुम अपना काम शुरू करो। सेक्रेटरी ने वडेरा सोलंकी को फौरन मुबारकबाद दी और घर से बाहर निकल आया। अपनी गाड़ी में वो नजदीकी मार्केट की तरफ जा रहा था। उस मार्केट में उसका आना जाना लगा रहता था। अपने एक वाकिफ दुकानदार से उसने बिला जरूरत 2-3 चीजें खरीदी और उसके फोन से ही मकामी अखबार का नंबर मिलाया। उसने राब्ता होने पर बताया, मुझे आपके क्राइम रिपोर्टर से बात करनी है। क्राइम रिपोर्टर अगले ही लम्हे लाइन पर था। उसने कहना शुरू किया, देखो सईद मियाँ, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। एक मर्तबा किसी के कहने पर तुमने मेरी मदद की थी। आज मैं तुम्हें तुम्हारे कैरियर का बेहतरीन स्कोप दे रहा हूँ। क्राइम रिपोर्टर ने बेतकल्लुफी से पूछना चाहा, आप कौन साहब हैं जनाब? उसने एक एक लफ्ज ठहर ठहर कर और चबा चबा कर कहना शुरू किया, मैं माफी चाहता हूँ, तुम सिर्फ मेरी बात सुन लो। अगर दिल माने तो यकीन करना, दिल न माने तो न करना। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर सेठ हांडीवाला की लाश इस वक्त सी पॉइंट पर उसकी गाड़ी के पास पड़ी है। उसे यरगमाल के लिए दहशत गर्दों ने अगवा किया था और उसके ब्रोकर शाहानी से 2 करोड़ रुपए वसूल करने के बावजूद उसे मार डाला। क्राइम रिपोर्टर के लिए इतनी धमाका खेज इत्तला इंतहाई गैर मुतवक्के थी। बोला, एक मिनट। सेक्रेटरी बोला, नहीं, मुझे जल्दी है, बस याद रखना सी पॉइंट, 2 करोड़ रुपए। ब्रोकर शाहानी
खुदा हाफिज। इतना कहकर उसने फोन मुनक़ता कर दिया। दुकानदार उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया था। यार इसकी क्या जरूरत थी, ये कहकर उसने बोतल ले ली। हस्बे मामूल उससे गपशप करने के बाद वो घर वापस लौट आया। घर पहुंचने से पहले उसने रास्ते में एक फोन बूथ से एक गैर मुल्की न्यूज एजेंसी के रिपोर्टर को फोन करके अपनी आवाज बदलकर यही सारी कहानी लिखवा दी। क्राइम रिपोर्टर्स, गैर मुल्की न्यूज एजेंसीज, गैर मुल्की रिपोर्टर्स वहां एक दूसरे से चंद मिनट के वक्फे से ही पहुंचे। पुलिस यहां तक नहीं पहुंची थी, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी के जो लोग रिपोर्टर के ताक़ुब में यहां तक आए थे, उन्होंने फौरन ही ये इत्तला अपने अफसरान को पहुंचा दी थी कि वहां सेठ हांडीवाला की लाश मौजूद है और शायद रिपोर्टर उसी का दीदार करने वहां गया है। दोनों के फोटोग्राफर खटाखट तस्वीर उतार रहे थे जब पुलिस की मोबाइल वहां पहुंची। मुमकिन है वो लोग मकामी अखबार के रिपोर्टर को काबू करके फिलवक्त ये सनसनीखेज खबर रोक ही लेते और बाद में सलाह मशवरे से गोलमोल खबर जारी करते, लेकिन गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के नुमाइंदे को कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं थी। मोबाइल इंचार्ज ने मामूल की कार्रवाई करते हुए उन दोनों के बयान रिकॉर्ड किए। दोनों ने एक जैसा बयान दिया जिसके मुताबिक किसी ने फोन करके उन्हें इत्तला दी थी। दोनों पेशावर अखबार नवीस थे। खबर का दूसरा हिस्सा जिसका ताल्लुक शाहानी से था, दोनों छुपा गए। मकामी क्राइम रिपोर्टर ने वाकई बड़ा स्कोप मार लिया था। जब तक दीगर अखबारात के नुमाइंदे और फोटोग्राफर वहां पहुंचते, पुलिस वाले लाश उठाकर सर्द खाने में ले गए थे। अलबत्ता सेठ की कीमती गाड़ी वहीं खड़ी थी जिस पर पुलिस के माहिरीन उंगलियों के निशानात तलाश कर रहे थे। तमाम लोग भागम भाग मुर्दा खाने पहुंच रहे थे, जहां बड़ी मुश्किल से उन्हें लाश की तस्वीर उतारने का मौका मिला। सुबह के अखबारात ने इस खबर को नुमाया करके शाया किया था, लेकिन क्राइम रिपोर्टर वाले अखबार ने उसको लीड बनाया था और सारी कहानी शाया कर दी थी। इस खबर ने चंद मिनट के बाद ही सारे शहर में सनसनी फैला दी कि सेठ हांडीवाला को दहशतगर्दों ने अगवा किया था और 2 करोड़ रुपए लेकर भी उसे गोली मार दी। इससे पहले कि आला हुकाम को कुछ समझ में आता, शेयर मार्केट में जैसे जलजला गया। मुल्क की तारीख में इतनी तेजी से इंडेक्स रेट नहीं गिरा था जितनी तेजी से अब गिर रहा था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हंगामी इजलास और प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान फौरन जारी हो गया। मेंबरान ने फोन पर एक दूसरे से राब्ता किया था और अब वो सर जोड़कर बैठ गए थे। इस खबर ने उनके आसाब पर बिजली गिरा दी थी कि मुल्क के सबसे बड़े चैम्बर के सदर को दहशतगर्दों ने अगवा करके कत्ल कर दिया और किसी को कानो कान खबर न हो सकी। दोपहर के बाद नायब सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और पुलिस के खिलाफ करीबन तमाम मेंबरान की जहरीली तकारीर के बाद अगले रोज ताजिर बरादरी की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया। उसके साथ ही ये धमकी भी दी गई कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर कातिल गिरफ्तार न हुए तो तमाम मुल्क के चैम्बर मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करेंगे, जिसके नताइज की जिम्मेदार हुकूमत होगी।